हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। ओयो कैसे बना जीरो से हीरो। देखिए आज की ये वीडियो है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ 8 से 10 मिनट का ये वीडियो आपको समझा देगा पूरा ओयो का बिजनेस मॉड्यूल, उसका पूरा स्ट्रेटेजी, उसकी पूरी जीरो से हीरो बनने की एक जर्नी जो थी वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ। हे नमस्कार, वेलकम बैक टू द इंडियन हॉस्पिटैलिटी। मैं पीयूष शर्मा, होटेलियर हॉस्पिटैलिटी यूट्यूबर। आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल केस स्टडी देने वाला हूँ। लड़का आया कटक से और परेशानी समझ ली झटक से। यहाँ लड़का आया कटक से और परेशानी समझ ली झटक से। रितेश अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो होटल्स। आप सबको पता होगा उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि जब ओयो स्टार्ट नहीं किया था तो उससे पहले उनके दिमाग में क्या आया था। देखिए जब ये बात है ना, ये बहुत दिमाग वाली बात है। एक बात ये जो मैं बताने जा रहा हूं, उनको बात खनक गई थी और ये बोला क्या था कि होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ऑलवेज ए बिग प्लेटफॉर्म फॉर ओनली रिच पीपल। देखिए उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, ये जो होटल्स बड़े बड़े 5 स्टार 4 स्टार और ये जो हॉस्पिटैलिटी, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए, हायर प्रोफाइल के लोगों के लिए है। बस ये बात उस दिन दिमाग में खनक गई। उन्होंने बोला 1 बिलियन से ज्यादा मीडियम क्लास के लोग एक साल के अंदर बस में, ट्रेन में वो सफर कर लेते हैं, वो ट्रेवलिंग कर लेते हैं। अब क्या था वहां, वो ट्रैवलिंग तो कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी ट्रैवलिंग में, जैसा भी था वो कर लेते थे। लेकिन वो किसी भी, सपोज करिए वो एक सिटी में जा रहे हैं, वो सिटी का नाम है मथुरा। मथुरा वो बिजनेस के माध्यम से जा रहे हैं या फिर वो घूमने के माध्यम से जा रहे हैं। अब चले तो गए, लेकिन वहां उनको रुकने का था, अब उनको स्टे करने का था। तो स्टे कहाँ करें भाई, होटल तो ओयो तो था नहीं। जब क्या था, मीडियम क्लास के होटल हुआ करते थे, कुछ रामू जी का, पन्ना जी का, मुन्ना जी का। अब इस बात की नॉलेज तो किसी को थी नहीं कि होटल है कहाँ। अब मैं ही आप में अगर अपना एग्जांपल दूं, मैं किसी सिटी में जाऊं तो मेरे को सिटी के बारे में क्या पता होगा। मैंने घूम तो लिया, अब था क्या, मैं इधर उधर अगर पूछूं किसी को कि भैया होटल कहाँ है, तो कोई तो कुछ गलत बता दे कि भैया इधर चला जाए, किसी को पता ही नहीं, तो बंदा बड़ा परेशान। तो एक परेशानी सबसे बड़ी ये थी। और दूसरी परेशानी ये थी कि बीच में कमीशन खाने बहुत लोग आ जा रहे थे। या फिर देखिए अगर कोई, मैंने ऑटो वालों को पूछा कि भैया मुझे होटल चाहिए मीडियम क्लास का बजट होटल चाहिए, तो बीच में उनका कुछ कमीशन होता था 200 300 400 रुपए। तो वो बीच में बहुत इंटरेक्ट, उनका जो बीच में जो कमीशन था वो एक बेकार चीज थी। अब उन्होंने तो होटल बता दिया ऑटो वालों ने या किसी कमीशन वाले ने बीच में मिडऑफ करने, लेकिन अब वो होटल वाले के पास गए अंदर, जब ओनर के पास गए, कैसे घूमते घामते ऑटो ले लाके 100 200 रुपए 300 रुपए खर्च करके अब होटल में पहुंचे। अब होटल में क्या था, देखते ही देखते होटल का इतना खराब माहौल, इतना सॉइल्ड बदबू उस होटल की, उस होटल को देखते ही मन नहीं कर रहा था लेने का। पर भाई करता क्या, मजबूरी, कोई होटल था ही नहीं, मजबूरी थी और उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब ले लिया। होटल वाले ओनर से जाके बोला भैया होटल चाहिए। अब खन्ना जी बोलते हैं मैं तो 2-3 हजार रुपए लूंगा जी। अब वो ये बोल देता है, अब अफोर्डेबल जो प्राइस है वो वहां नहीं था, तो वो क्या था, वहां पे मजबूरी में उसको रहना पड़ता है, मजबूरी में वो रुक गया। तो ये बात रितेश अग्रवाल जी को बहुत खनक गई, इसके ऊपर उन्होंने काम किया। और ये जो मेरा बताने का, ये जो एग्जांपल देने का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए, ये बस इसीलिए है। रितेश अग्रवाल है कौन, कहां से आए हैं, तो इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखिए रितेश अग्रवाल का जन्म 1993 बिसम कटक ओडिशा में हुआ था। इनका जो परिवार था वो मीडियम फैमिली थी, ना कि ज्यादा पैसे वाली थी। देखिए मीडियम फैमिली का जो बंदा जो होता है वो क्या करता है, वो अपनी जो पढ़ाई करता है उसके साथ साथ में कुछ और भी कर लेता है। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। ये जब 7th क्लास में थे तो उन्होंने अपना सिम कार्ड बेचना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं, 7th क्लास की उम्र में ये सिम कार्ड FMCG के प्रोडक्ट बेचा करते थे। क्या आपको पता है इस बात की? तो जो मैंने आपको बताया है तो हेल्पफुल है कि नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 8th क्लास में आके इन्होंने कोडिंग स्टार्ट कर दी। कोडिंग मतलब इतना इनका मन था कोडिंग में, इसलिए इन्होंने 8th क्लास में इन्होंने कोडिंग स्टार्ट कर दी। 9th गया, 10th गया, मतलब 10th तक एक क्लास में भी मीडियम दिमाग इनका हुआ करता था। अब क्या था, इनको घूमने का बड़ा शौक था, जो इनकी हॉबी थी बस वो घूमने की थी। अब 12th भी जैसे तैसे इन्होंने खत्म किया। घूमते घूमते इनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि जो रिच पीपल है ये तो होटलों में रह लेते हैं। अब जो मीडियम क्लास का जो बंदा है, इनके दिमाग में ये बात घुमा करती थी कि मीडियम क्लास का जो बंदा है वो ट्रेवलिंग तो कर लेता है जैसे तैसे, बस से या ट्रेन से, बट उसको ये प्रॉब्लम आती है कि ये रहे कहाँ। तो ये इसके लिए कुछ बेहतर मैं कर सकूं तो वो मैं किया जा सकता है। तो इस चीज पर उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। जब भी ये कहीं बजट होटल में जाके रुकते तो वहां इनको प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई बेड गंदा, बाथरूम गंदा, अलमीरा नहीं, बदबू आती थी होटल से, खाने का कोई प्रोविजन नहीं, कोई सिक्योरिटी का नहीं। जब उस प्रॉपर्टी में जाके ये रहे तो उनको डर लगे कि कहीं कोई रात को ना आ जाए या मेरे कोई सामान ना चुरा ले। तो ये सारी चीजें इन्होंने इन पर फोकस किया और ये सिर्फ ये सोचा कि इसके लिए बेहतर क्या कर सकता हूं। तो 12th के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया और कहीं से एंटरप्रेन्योरशिप एक नाम सुन लिया।
क्या, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ये पढ़ाई के दौरान सेमिनार लेते थे एंटरप्रेन्योरशिप के, जा के बच्चा था कुछ ज्यादा था नहीं तो हर कोई दे देता था कि चलो आ भाई सीख ले, मैं सिखा दूंगा। तो हर जगह से ज्यादा के ये एंटरप्रेन्योरशिप के सेमिनार्स करते थे। तो कुछ उस टाइम इन्होंने दिमाग में बस फंसा लिया था कि मुझे मीडियम क्लास के लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिनसे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके, उनको एक स्पेसियस लाइफ मिल सके। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मिडिल क्लास को लग्जरी से जोड़ने की कोशिश की है। पहले क्या था, पहले हाई क्लास और लग्जरी, इन्होंने मीडियम क्लास को एक लग्जरी से जोड़ने की कोशिश किया और ये बहुत अच्छा आइडिया उनका मैं मानता हूं। रितेश अग्रवाल एक कॉलेज ड्रॉप आउट है जिन्होंने कि लंदन यूनी में अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट की थी, बट वहां से कॉलेज इतना मन नहीं लगा इनका पढ़ाई में, तो पढ़े बड़े इनको छोड़ दिया। और एंटरप्रेन्योरशिप एक दिमाग में था कि हाँ वो करनी है और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये कुछ स्पेसियस और कुछ रूम्स का, होटल्स का करना है, इतना था इनका। देखिए अब था क्या, एंटरप्रेन्योरशिप में घुस गए। 2012 में कुछ सपोर्ट से एक कंपनी खोल ली ऑरवाल स्टेज करके, एयरबीएनबी की तरह एक ऑरवाल स्टेज 2012 में इन्होंने ओपन कर दिया। और वो कंपनी कुछ मिडिल क्लास लोगों के लिए ऐसा ही थी, होटल स्पेसियस होम्स के लिए। बट वो कंपनी इतनी मतलब इन्होंने इतना एंटरप्रेन्योर्स की पढ़ाई की थी और इतना मन लगा के वो कंपनी को खोला था 2012 में। उस कंपनी को 30 लाख रुपए की फंडिंग मिल चुकी थी, पेपल हो गया, फेसबुक से आके तो लोग इस कंपनी पे फंडिंग स्टार्ट कर चुके थे। अब इस बीच में रितेश अग्रवाल ने बड़ी अच्छी बात करी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 200 होटल जो कि बजट होटल थे उनको विजिट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये 200 होटल में विजिट करते, बार बार हर एक होटल में जाके कॉमन चीज ढूंढते कि जो बेकार चीज क्या है। 200 होटल में जाके इन्होंने विजिट किया है और उन्होंने उन कॉमन कंडीशंस को, उन कॉमन प्रॉब्लम्स को उठाया जो कि हर होटल में थी। सपोज करिए इन्होंने 200 होटल में जाके हर एक कॉमन प्रॉब्लम को उठाया है, जैसे कि प्रॉब्लम हो सकती है रूम गंदा, इनसिक्योरिटी महसूस होना, कोई सिस्टम नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है, लोग फीडबैक नहीं दे सकते थे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, कुछ ऐसी किस तरह की प्रॉब्लम्स को उठाया 200 होटल्स के अंदर। और फिर वहां से इस ऑरवाल स्टेज कंपनी को बदल के ओयो ऑन योर ओन में बदल दिया। देखिए इनका नाम कितना कैची नाम यहाँ पे बनता है, ऑन योर ओन। 2013 में ऑरवाल स्टेज को ऑन योर ओन में बदल दिया जो कि ओयो कहलाता है। और इतना बिजनेस माइंड उनका हो गया था, इतना बिजनेस स्ट्रेटजी उनके अंदर आ चुकी थी, एंटरप्रेन्योरशिप का भूत सवार था। और वो भी मतलब ये हो रहा था, ये बोलते क्या है, देखिए ये सिर्फ एक बात बोलते हैं कि इंडिया में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये उनके वर्ड्स हैं, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, देखिए अगर आप 4-5 साल से मेहनत कर रहे हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी कार्य के ऊपर, बट क्या होता है कभी कभी आपको लगता है कि ये मेरी एक रात की मेहनत है, बट ऐसा नहीं होता। वो एक रात की मेहनत नहीं होती, वो आपके 5-6 साल की मेहनत होती है। ओयो ऑन योर ओन में बदल चुका था। किसी गुड़गांव के होटल में जाते हैं और वहां के ओनर से कहते हैं सर आप अपना होटल दे दीजिए, आप अपने होटल के कुछ कमरे दे दीजिए, मैं इनको सेल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ओनर बोलता है भाई तू बोल क्या रहा है भाई, इतना छोटा सा बच्चा, ज्यादा उम्र थी नहीं उसकी, 18-19 साल की उम्र में, क्या किसको पता होता है भाई, सब 12th और उसके बाद निकलते हैं। देखिए वो बंदा बोलता है कि मैं आप मेरे को रूम्स दे दीजिए किराए पे, मैं उनको सेल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए और उसका मार्केट में कुछ ज्यादा नाम नहीं था, ऑन योर ओन की कंपनी थी और कोडिंग भी सीख रखी थी, तो मालिक ने सोचा चलो दे देते हैं कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वैसे तो बजट होटल था, उसके कमरे ज्यादा भी नहीं बिच रहे थे वहां पे। उन्होंने क्या किया, उस होटल में पूरा स्टैंडर्ड बदल दिया, पूरी एसओपीज बदल दी, पूरा कंज्यूमर बिहेवियर वहां बदल दिया। देखिए मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेके खरीद के उस होटल में अपना लगा देते हैं, जैसे चादर हो गई, अमेनिटीज हो गई, बेडशीट हो गई, तकिया हो गई, हर चीज होटल में रिसेप्शन पे एक लड़का बिठा दिया और उस पूरे होटल का स्ट्रक्चर ऐसे बदल दिया अपने पैसे से, कुछ 30-40 हजार रुपए से वहां गेस्ट आने स्टार्ट हो गए। अब यकीन नहीं मानोगे, गेस्ट रेट वहां इतना इंक्रीज हो गया। वो मालिक क्या बोलता है, अबे तूने तो कमाल कर दिया लड़के, तू तो बहुत छोटी सी उम्र का है, ये क्या कर दिया तूने। देखिए अब कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए हाउस कीपिंग की यूनिफॉर्म पहन के गेस्ट के सामने जाते थे। देखिए उस बंदे ने इतनी जीरो लेवल से काम किया है और इतना हीरो लेवल तक गया है, तो ना कुछ तो उसने किया होगा, नहीं किया होगा। अब उस होटल को चलते चलते कुछ और भी होटल आने लगे, खन्ना लाल, पन्ना लाल, दिल्ली से, कि भाई ये तो बड़ा होटल चल गया, तो हमारा भी ओयो में लगा देना भाई, हमारा भी लगा देना, सारे आने लगे। अब होता क्या है उस स्टेज पे, ये इन्होंने इस ओयो के अंदर किया क्या था, देखिए वहां एक सिक्योरिटी बना दी थी। सबसे बड़ी चीज, कोई भी गेस्ट आता था वो सिक्योर महसूस करता। सर्विसेज उन्होंने इतनी दे दी कि हर चीज में सर्विस, बेड एंड ब्रेकफास्ट कर दिया उन्होंने, रूम इतना अच्छा दे
दे दिया हाउस कीपिंग की सर्विस। और एक सबसे बड़ी चीज टेक्नोलॉजी की जो पावर है, देखिए पहले क्या होता था, पहले के होटल्स में आपको टाइम बहुत लगता था, बजट होटल्स में ढूंढने में टाइम लगता था, बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, बार्गेनिंग इन्होंने हटा दी। तो जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस प्रॉपर्टीज में किया है, और ये खुद बोलते हैं कि जो मेरा इंप्रूव होने का, जो मेरा उठने का जो मेन रीजन है वो टेक्नोलॉजी ही है। किसी भी पहले बजट होटल में जाना, आप गेस्ट अमेनिटीज तक नहीं मिलती थी, वहां पे साबुन तक नहीं मिलता था। अब इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया सब कुछ लगाना, और गेस्ट एक्सपीरियंस को ये उस लेवल तक ले गए जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टीज में दिया जाता था, और इतना पैसा कम कर दिया। देखिए नो बार्गेनिंग इन्होंने हटा दी, और गेस्ट फीडबैक भी इन्होंने सबसे बड़ी चीज एक पॉइंट पे लाके रख दिया। सारी चीज को एक पॉइंट पे लाके रख दिया, यानी कि हर कोई आता सिर्फ एक पॉइंट से, एक ऐप से इस होटल को बुक कर सकता था। तो ये सारे चेंजेस लेके आए अपनी ब्रांड के अंदर, और इनकी ब्रांड आज वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ ओयो एग्जिस्ट कहाँ करता है, ओयो के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, सब कुछ क्या है। आपको पता है ओयो के पास 8,50,000 रूम्स हैं, वो भी 800 सिटीज के अंदर ऑल ओवर दी ग्लोब। 23,000 प्रॉपर्टीज ओयो के पास इस टाइम है। यूएई, इंडोनेशिया, यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया के अलावा इतनी प्रॉपर्टीज, इतनी कंट्रीज में इनके होटल हैं। रफ्तार से ओयो इंक्रीज कर रहा है, और 2023 तक ये नंबर टॉप पे भी आ सकते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। देखिए ये ओयो होटल काम कैसे करता है। सपोज करिए किसी भी रेलवे स्टेशन या किसी भी सिटी में एक नॉर्मल बजट होटल है, उसको ओयो में कराना है, तो ये इसका प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, इस बारे में आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप ओयो में, बजट होटल्स है वो ओयो में चाहता है कि मेरा भी होटल कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें बहुत इजी प्रोसेस है, इसका बहुत अच्छा प्रोसेस उन्होंने बनाया है। वहां क्या होता है, बजट होटल्स के अंदर कोई सेल नहीं हो पाती है, देखिए वहां उसकी वैल्यू नहीं है कुछ, और वहां उसके पास कोई गेस्ट एक्सपीरियंस तक नहीं होता, गेस्ट आते ही नहीं है। तो वहां क्या है, ये ओयो के पास जाता है बजट होटल वाला सीधा जाके। फिर क्या होता है, बजट होटल और जो ओयो वाला है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन और देयर मनी, जो भी इनका पैसा वैसा है, कमीशन जो है वो इनका हो जाता है। देखिए अब क्या है, ओयो की पूरी टीम आती है, मैनेजर अलग आता है, एग्जीक्यूटिव अलग आता है, और नीचे वाले उससे लेकर ऊपर वाले तक पूरी टीम इनकी आ जाती है। और जो पूरी टीम है वो इंस्पेक्ट करती है होटल को, और वो देखती है कि इस होटल में क्या कमी है और क्या ऐसी सारी चीजें जिनको हम पूरा कर सकते हैं। एनालिस करते हैं कि टीवी कहाँ होना चाहिए, बेड कहाँ होना चाहिए, हमारा चेयर कहाँ होनी चाहिए, टेबल कहाँ होनी चाहिए, जो वॉशरूम है वो किस तरह का होना चाहिए, जो उसकी अमेनिटीज है वो कहाँ पे होनी चाहिए, जो हमारा टीवी का रिमोट है उन्होंने उसको रखने तक का स्टैंडर्ड बना दिया है। पता है आपको डस्टबिन का प्रॉपर क्या साइज होना चाहिए, एक एक चीज को इतना फोकस कर लेते हैं, इन्होंने सिमिलरिटी बना दी है सारी प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर एक इस ओयो की प्रॉपर्टी में आपको यहाँ ये मिल रहा है, तो हो सकता है उसमें भी सेम तरह का कुछ सामान मिले। तो ये स्टैंडर्ड इन्होंने बना दिया है अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इस तरह का इंस्पेक्ट करके ये सब क्या करते हैं, कमीशंस पे रूम बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ऐप दे देते हैं उस मीडियम क्लास के होटल वाले को, और ऊपर ओयो 51433 ऐसे करके अपना रूम पड़ जाता है, रूम का नंबर, और हो गया वो ओयो का होटल। आ जाओ भैया ओयो में। अब क्या होता है, क्या आपको पता है ओयो ने कोविड के बाद भी 1.3 करोड़ रूम्स बेच दिए हैं। जी हाँ, आज अभी तक की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी ऐसी इंडस्ट्री जिसने कोविड के बाद 1.3 करोड़ बेच चुके हैं रूम्स। देखिए बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये लोग मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है, एडवर्टाइजिंग में बहुत आगे रहते हैं। टीवी पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे आके ये एडवर्टाइजिंग करते हैं, और बड़े अच्छे ही सुंदर रूप में। तो देखिए, और सैनिटाइज बिफोर योर आइज, तो ये क्या है, ये मार्केटिंग में कोविड की भी एक नया अपडेट लेके आ गए हैं कि आपके सामने आपके रूम को, आपके आउटलेट को, आपके सबको सैनिटाइज किया जाएगा। तो एक इनकी यूनिक चीज है। सही है। मेन स्विच इस पे फैशन भी, बाथरूम एसी तो टेबल का बाहर, पहले स्प्रे फिर स्टे, सैनिटाइज्ड बिफोर योर आईज। जब कोई गेस्ट आता है इनके होटल में, तो ये उसके बाद तुरंत उसके सामने सैनिटाइज करके दिखाते हैं। सोनू सूद कोविड-19 के बाद इतना पॉजिटिव चेहरा सामने उभर के आया है, उन्होंने इसको ऐड किया है। एम्बेसडर भी है, ब्रांड एम्बेसडर, तो वो आए हैं ऐड करने इस ब्रांड में। और देखिए ओयो आज इतने बड़े पैगाम पे पहुंच गया है। आपने ये वीडियो को देखा, और बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपका बहुत सारा सपोर्ट हमें मिल पा रहा है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसी तरह अपना सपोर्ट और धन्यवाद व्यक्त करते हुए हम आपको कामना करते हैं आपका जो आने वाला टाइम है वो अच्छा रहे, और आप कोविड-19 से हमेशा बचे रहें। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि हम कुछ इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहेंगे जो कि हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड्स में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, को रिलेटेड है, और देखिए जो कि हॉस्पिटैलिटी न्यूज है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, इस तरह की सारी वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। मेरा नाम है पीयूष शर्मा, मैं हूं एक इंडियन होटेलियर एंड हॉस्पिटैलिटी यूट्यूबर। और देखिए हमने इस वीडियो से सीखा क्या, हमने इससे सीखा कि जो हमारा जो गेस्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। देखिए मैंने जो सीखी है वो है कंज्यूमर बिहेवियर, जो रितेश अग्रवाल ने एक टाइम पे समझा। कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर बिहेवियर था वो था मिडिल क्लास लोगों का स्टे न करना। तो इस बिहेवियर को समझते हुए आज इतने लाख करोड़ की, देखिए अगर आप मैं बताऊं 951 बिलियन करोड़ का व्यापार कर चुकी है। और इतना बड़ा कंपनी देखिए सिर्फ एक कंज्यूमर बिहेवियर पे और उस पेशेंस के साथ, उस धैर्य के धारण करते हुए इस कंपनी को खोल दिया। और आज तक नहीं तो 2023 तक ये हो सकता है हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 कंपनी हो जाए। और इतना सब कुछ सीखने के बाद क्यों ना हम इस कंपनी से कुछ सीखे। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था, आप बहुत कुछ सीख सकते हो उस ब्रांड से। कोविड-19 के बाद ये लोग ये लेके आ गए कि सैनिटाइज बिफोर योर आईज, तो ये सारी चीजें ओयो करता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।